नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं मांसपाचक योग के बारे में। जैसे पिछले सत्र में हमने रस और रक्तपाचक योग के बारे में पढ़ा था, और रस और रक्तपाचक योग का प्रयोग हम लोग जिस प्रकार से दीपन पाचन या आयुर्वेद में जिस प्रकार से हम व्याधि को ट्रीट करते हैं, जिस प्रकार से संप्राप्ति भंग हमें करना होता है, इसमें इन पाचक योगों का एक अपना महत्व है। महाराष्ट्र में ज्यादातर वैद्य इसी पद्धति से दीपन पाचन कराकर ही बाकी आगे की ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसीलिए ये खास सत्र हमने चलाया है, जिसमें पहले सत्र में हमने रस पाचक और इसके साथ रक्त पाचक के भी प्रयोग देखे थे, क्योंकि हमेशा से जैसे कि कुछ कंटेंट्स इसके सेम भी है। रस रक्त पाचक योगों का बहुत बार हम लोग इकट्ठा प्रयोग करते हैं। तो इन पाचक योगों की बात करते हैं, तो इन पाचक योगों का वर्णन आचार्य चरक ने ज्वर की चिकित्सा में किया है। अभी आज हम लोग मांस पाचक योग की बात करें तो मांस पाचक योग का वर्णन जो आया है तो विषम ज्वर में आया है। विषम ज्वर के 5 प्रकार बताए हैं, जैसे संतत, संतत वगैरह। तो उसमें जो अन्य दुष्क प्रकार का जो ज्वर है, इसमें मांसपाचक योग के बारे में उन्होंने बताया। जैसे आचार्य चरक ने अन्य दुष्क, तृतीयक, चतुर्थक वगैरह इस प्रकार से 5 विषम ज्वर के प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो इसमें अन्य दुष्क जो ज्वर है, इसमें मांसपाचक योग का वर्णन आया है। तो अन्य दुष्क ज्वर क्या है? द ज्वर और द फीवर विच अकर्स एवरी डे, रोज आने वाला, लाइक इस प्रकार से रोज जो ज्वर आता है। विषम ज्वर में विषम पद्धति से ज्वर आता है। कुछ जो ज्वर का प्रकार है जिसमें जैसे अन्य दुष्क में डेली ज्वर आता है, डेली बुखार आता है पेशेंट को, तृतीयक में हर तीसरे दिन, चतुर्थक में हर चौथे दिन। इस प्रकार से उन्होंने 5 प्रकार के विषम ज्वर का वर्णन किया है। तो ये अन्य दुष्क प्रकार का जो ज्वर है, इसमें आज हम लोग मांसपाचक योग का प्रयोग देखेंगे। ना केवल इस ज्वर में, बट कई सारी जो व्याधियां है, इसमें हम इस मांसपाचक योग का प्रयोग करेंगे। तो ये डेली डेवलप होता है, एवरीडे। और ये मेदोह चैनल्स यानी सिरा स्नायु तक भी ये जाता है। यहाँ पर जो मेदोवह सिरा की बात आई है, तो इसको हम लोग मेदोवाही सिरा यानी रक्त धातु भी कह सकते हैं। जैसे कि रक्त के द्वारा ही तो मतलब सभी प्रकार के दोषों का वहन शरीर में होता है। तो इस प्रकार से ज्वर चिकित्सा में मांसपाचक योग का वर्णन आया है। अभी मांसपाचक योग का जो वर्णन है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मांस धातु के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे हम लोग एक धातु की पूरी सीरीज भी हमारे आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर है, आप जरूर उसको देखिएगा, जिसमें मैंने पूरा मतलब मांस धातु की बेसिक स्ट्रक्चर के साथ उसके विकार सब कुछ डिटेल में पूरा 1 घंटे का वो सत्र है। आज मैं बस थोड़े से मतलब 2-5 मिनट में मैं आपको मांस धातु के बारे में बताना चाहूंगी। जीवनम लेपः, प्रीणनम जीवनम लेपः में तीसरा क्रमांक का जो धातु है वो है मांस धातु। मांस यानी मसल, टिश्यू, पिशितम, तरलम, क्रव्यम। मांस यानी मीट, तो जो एक आहार के रूप में भी है, मांस को खाया भी जाता है, इसीलिए पिशितम, तरलम, क्रव्यम, अन्नम, इस प्रकार से इसका वर्णन आया है। मांस धातु यह लेपन का काम करता है। हर धातु देखिए, जैसे पहले सबसे पहले तो रस धातु आएगा, इसके बाद रक्त आएगा। हम लोग कभी नेल कटिंग करते हैं, नेल्स निकालते हैं, तो नेल कटिंग करते समय अगर गलती से हमने नाखून ज्यादा काट दिया, तो नाखून कटने के बाद नीचे हमें एक ऐसा लाल पिंक कलर का एक पार्ट दिखता है जो मांस धातु है। क्रमशः अगर देखेंगे तो हर धातु एक दूसरे धातु का पोषण भी करता है, और सबसे ऊपरी रस धातु आता है, और सबसे अभ्यंतर सबसे डीपली सिचुएटेड शुक्र धातु है। इसीलिए उसको बनने में भी समय लगता है, उसकी चिकित्सा में भी समय लगेगा। शुक्र धातु को अपने दो दिन में ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, शुक्र दृष्टि की चिकित्सा। तो यहाँ पर ये मैं बताना चाहती हूँ कि वैसे ही मांस धातु का पोषण होने के लिए भी, जैसे पहले दिन रस धातु का निर्माण, 5वें दिन रक्त का, 10वें दिन मांस धातु का निर्माण होता है। इसी क्रम से हम लोग चिकित्सा जब भी करेंगे तो मांस धातु की विकृतियों को ट्रीट नहीं करा सकता। इसी प्रकार से मांस धातु की चिकित्सा या पोषण भी हमें समय के हिसाब से करना पड़ेगा। 10 दिन उसके बनने में लगेंगे। मांस यानी मसल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। जो कार्डियक मसल है, फिर जैसे सॉफ्ट मसल है, और फिर स्केलेटल मसल्स है। तो
देर आर अगेन टू टाइप्स आर देयर लाइक वॉलंटरी इनवॉलंटरी, बट इस हमें मैं ये बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप मांस धातु बेसिकली कैसे बना है, कैसे उसका निर्माण होता है, उसको हम लोग समझें, ताकि आगे जो उसके व्याधि के बारे में हमें पढ़ना है उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ सके। मांस धातु का अंजलि प्रमाण 3 अंजलि के रूप में बताया है। मसल के अलग अलग प्रकार है, एवरी मसल इज हैविंग अ डिफरेंट कैरेक्टर। जैसे कार्डियक मसल के बारे में हम लोग जानते हैं कि रिदमिसिटी एक यूनिक प्रॉपर्टी है मांस धातु की है। फिर स्केलेटल मसल है जो पूरे हमारे शरीर का भार वहन करते हैं, हम लोग कुछ भी मूवमेंट्स करते हैं, जो 6 पैक्स या 7 पैक्स वगैरह की जो फैशन है, एक्चुअली ये हमारे स्केलेटल मसल को ही एक विशिष्ट प्रकार के आहार विहार के माध्यम से ही उसको बनाया जाता है। मांस यह सहनन सहनन यानी कॉम्पैक्टनेस, मांस धातु ये कफदोष से जुड़ा है, कफदोष के साथ इसका आश्रयशी संबंध है, इसीलिए कफकर आहार विहार करने से भी मांस धातु की दृष्टि होगी। कफदोष मांस धातु से जुड़ा है, कफ के गुण मांस धातु के गुण काफी मिलते जुलते हैं। तो इसी प्रकार से आगे भी जब भी व्याधि की बात करनी होती है वहां पर भी हमें कफदोष का विचार करना होगा, क्योंकि ज्यादातर जो व्याधि मांस दृष्टिजन्य या मांस प्रदोष विकारों में जिस व्याधि की गणना की है वो सारे व्याधि कफ के प्रकोप कारणों से ही या जो हेतु है दे आर मेनली रिलेटेड और दे आर वेरी सिमिलर टू द कफदोषा। तो इस प्रकार से मांस धातु लेपन का कार्य करता है। अभी मैं थोड़ा और बताती हूँ ताकि आपको मांस धातु की व्यक्ति के बारे में पता चलेगा। देखिए जैसे चेहरे से मैं शुरू करूंगी, चेहरे का पार्ट देखिए, चेहरा देखिए, चेहरे से पूरा सिर से लेकर हमारे पांव तक आइए। मांस धातु ये मसल है, मांस और मेद को हमेशा एक साथ जोड़ा जाता है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस जरूर है। जैसे कि मांस एक प्रकार मेद जो है इसको फैट या एडिपोज टिश्यू कहते हैं और मांस ये मसल टिश्यू कहते हैं। मांस धातु स्नायु सिरा कंडरा से व्याप्त है। मांस वाहनम स्रोतसम स्नायु मूल त्वच, स्नायु और त्वक इनसे मांस धातु जुड़ा है। रसात स्तन्यम तथा रक्तम असृज कंडरा सिरा मांसात वसा षटच त्वचा, यानी मांस धातु का उपधातु है त्वचा। तो त्वचा यह मांस का उपधातु भी है और उसका मूल स्थान भी है, यानी मांस धातु को कवर करने वाला जो भी, देखिए शरीर के पूरे एरिया को कवर करने वाला तो त्वचा ही है। त्वक संवरणी आवृत करना, आच्छादित करना, ये त्वचा का कार्य है। मांस धातु त्वचा से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। मांस धातु के निर्माण के समय उपधातु के रूप में त्वचा का निर्माण होता है और मांस व स्रोतस का मूल स्थान भी स्नायु और त्वक है। तो स्नायु, मांसपेशियां, टेंडन्स, ये सभी जो स्ट्रक्चर्स है दे आर क्लोजली रिलेटेड करते हैं मसल टिश्यू की, तो ये सारे साथ में होते हैं। मतलब मांस धातु, पेशी, मांसपेशी, ये सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इसीलिए जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होती है तो हम लोग सुनते हैं कि टेंडन इंजुरी है, लिगामेंट इंजुरी है, वगैरह वगैरह प्रकार की। तो ये सिरा, स्नायु, सब कुछ एक दूसरे के साथ थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस इसमें है। मांस धातु यह 10वें दिन निर्माण होता है। मांस व स्रोतस के बारे में हमने देखा। जब भी मांस धातु का पोषण करना होता है तो हम लोग त्वचा जैसे अभ्यंग कराते हैं, बच्चों में हम लोग मसाज कराते हैं 1 साल तक करीब करीब, बच्चों का वजन अच्छा बढ़ने के लिए, उसको उसके स्नायु या मसल्स टोन बढ़ाने के लिए मसाज करते हैं। मसाज यानी अभ्यंग यानी मांस धातु को बढ़ाने के लिए त्वचा के ऊपर ही क्रिया करते हैं। त्वचा पर तेल लगाने से वो अंदर तक जाकर मांस धातु का पोषण करता है। इस प्रकार से मांस व स्रोतस का मूल स्थान त्वचा है। मांस व स्रोतस में मांस धातु की क्रिया में मांस धातु के उपधातु के स्वरूप में त्वचा बनती है। मांस धातु का मल जो है यानी कर्ण, नासा, वजाइना, यानी कैनल, चैनल्स, कैनल्स, जो भी पोकल या जो भी हॉलो स्ट्रक्चर्स है शरीर के, उसको हम लोग आकाश महाभूत कहते हैं। ऐसे ही जो हॉलो स्पेसेस है, कैविटीज है, इनमें निर्माण होने वाला जो मल है इसको खमल हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक मैंने फिजियोलॉजी बता दी कि मांस धातु क्या है। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे मांस पाचक योग के बारे में। तो इसके पहले मैं बताना चाहूंगी लेपन कार्य के बारे में। मैंने बताया मांस धातु दृष्टि कैसे होती है, जैसे कफदोष का और मांस धातु से जुड़े हैं, इनका आश्रय से संबंध है। तो कफ प्रकोपक सारे हेतु, जो धातु जिस गुण से बड़ा है उसका अति सेवन करने से ही उस धातु की दृष्टि होती है। गुरु, स्निग्ध, विषम भोजन, आहार, ये सभी
जो संतर्पण के हेतु है, दिवास्वाप आ गया इसमें, या फिर कुछ आलस आ गया, सभी मिष्टान्न भोजन करना, दूध या दूध के प्रोडक्ट्स को ज्यादा खाना, आहार के नियमों का पालन न करना, ये सभी प्रकार के हेतु के सेवन से मांस स्रोतस दुष्ट होता है और कई प्रकार के मांस विकृतियों को निर्माण करता है। मांस प्रदोष विकार अलग है, मांस वृद्धि अलग है और मांस क्षय अलग है। मांस क्षय स्पिक ग्लानि दंड ओष्ठ उरु बाहु जंगासु, ये सभी मतलब जो मांस धातु के स्थान है, गुरुगंड वगैरह, इनमें शोष होता है। तो मैं बात कर रही थी कि मांस धातु किस प्रकार से व्यक्त होता है, तो आपको ये उद्दिक क्षय के लक्षण भी और अच्छे से समझ में आए। तो मैंने चेहरे से आरंभ किया था, चेहरे से आरंभ करते हुए मांस धातु का काम केवल लेपन इतना लिमिटेड नहीं है। देखिए हमारे चेहरे पर अलग अलग प्रकार के पेशियां है, मसल्स है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि इस हीरोइन ने इस प्रकार के कुछ सर्जरी कर ली और उसके नाक का शेप बदल दिया, उसके जॉ का, हनु का शेप बदल दिया, वगैरह वगैरह। ये क्या है एक्चुअली? हम लोग हंसते हैं, हम लोग रोते हैं, हम लोग कुछ भी एक्शन करते हैं। लाइक फेस इज द मिरर ऑफ आवर माइंड। हमारा चेहरा हमारे अंदर की जो भी भावनाएं हैं उसको दर्शाता है। हम लोग आंखों के बारे में बोलते हैं, बट आंखें नहीं, पूरा चेहरा ही हमारा बोलता है। जैसे हमारे चेहरे पर जो भी भाव है, हम लोग कुछ बात के लिए रिएक्शन जब भी देते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि तुझे पसंद नहीं आया, तू नाराज है क्या, तू चिढ़ क्यों रही, तेरा चेहरा ऐसा ऐसा क्यों मुंह बना लिया, ऐसा क्यों मुंह बना लिया। इसमें क्या है? इसमें मांस धातु ही है। यानी जैसे कोई नाराजगी है, कोई चिंता की बात है, तो हमारे फोरहेड पर एक निशान बन जाता है, मार्क बन जाता है। हम ऐसे पूरा मतलब भुवों को ऊपर कर लेते हैं और हमारे इसमें घड़ी आ जाती है, फोल्ड आ जाता है मसल का। ये मसल का फोल्ड दर्शाता है कि सामने वाला व्यक्ति प्रश्नार्थक चिन्ह है, नाराज है ना। हमारा हम ऐसे मुंह बना लेते तो बोलते कि क्या नाराज हो, नाराज हो यानी मुंह पर कुछ भी रिएक्शन, यानी रिएक्शन कौन देता है? सो आई जस्ट वांट टू से दैट देयर आर मसल्स जो रिएक्शन देती है। जैसे हंसने वाली मसल्स होती है, हम लोग हंसते हा हा करते तो मसल का फोल्ड जो है, सो हंसने का जो मूवमेंट है, इट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्पेसिफिक मसल। हम रोते हैं तो रोने के समय में हमारी शक्ल अलग बन जाती है, ये फिर से मांस धातु ही है। तो चेहरे से शुरू किया हमने, नीचे आइएगा, हृदय या फिर प्राणव स्रोतस या रस स्रोतस, हृदय, फुफ्फुस, यहाँ पर भी देखिए दे ऑल आर मसल टिश्यू। कफ शोणित प्रसादजम हृदय, कफ और शोणित के प्रसाद भाग से हृदय बना है। रक्त फेन प्रभवः फुफ्फुसः, रक्त के फेन भाग से फुफ्फुस बना है। और आगे आइए, नीचे आइए, अमाशय में है। अमाशय इट इज अ मस्कुलर फोल्ड। अमाशय में भी अलग अलग प्रकार की अन्न का ग्रहण करना। अमाशय जब अन्न से भर जाता है तो फिर नीचे का जो उसका स्पिंडर होता है वो रिलैक्स होता है और फिर अन्न नीचे दूसरे अवयव में चला जाता है। नीचे आइए, सभी इंटेस्टाइन, गुद तक आइए। गुद क्या है? मांस वली ही है। गुद के द्वारा ही मांस धातु यहाँ पर है, जो 3 प्रकार की वलिया है, उसका संकोच और विकास क्रिया से ही मल शरीर के बाहर निकल जाता है, या मूत्र भी निकल जाता है, गर्भाशय से गर्भ निकल आता है। सो दे ऑल आर मस्कुलर ऑर्गन्स। नीचे सब कुछ देखिए, पूरे स्केलेटल मसल्स जो पूरे शरीर को हमारे व्याप्त करते हैं। तो हमारी जो भी मूवमेंट है, हमारा बैठना, उठना, चलना, सभी कुछ मैं बोल रही हूँ तो मेरी स्पेसिफिक टाइप की मसल्स यहाँ पर ये कर रही है। हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम एक्टिव होती है, डायफ्राम इज अ मेजर मसल इन द रेस्पिरेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मांस धातु लेपन करना ये तो एक उसका सीमित कार्य होगा। मांस धातु शरीर के हर अंग अवयव में है, वहां पर वो लेपन के साथ साथ मूवमेंट का काम होता है। और ये मांस धातु की जो मूवमेंट्स होती है, दे आर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, इनके साथ मिलकर ये कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट्स होती है। इस प्रकार से हम आज मांस पाचक योग के बारे में पढ़ रहे थे, बट मांस धातु की व्याप्ति इस प्रकार से, इसीलिए हम लोग अर्दित है, जिसमें फेशियल मतलब जो ये होती है ना, नर्व होती है, वो डैमेज हो जाती है, तो चेहरे का एक प्रकार मतलब बदल जाता है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है। वहां पर भी हम लोग अभ्यंग वगैरह कराते हैं। धीरे धीरे जो मस्कुलर यहाँ पर जो एक उभार लाइन बन जाती है, फोल्ड बन जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा हमारा जो आयुर्वेदीय पद्धति से सोचने का ये है, इसमें थोड़ा हम लोग और डेवलप करते हैं। अभी बात करते हैं मांस धातु दुष्टि के विकारों की। तो जैसे मैंने क्षय का कारण बताया, अभी देखिए जिसके शरीर पर जितना मांस धातु का प्रमाण होगा उतना उसका शरीर भूला भरा होगा, क्योंकि मांस धातु गुरु है। मांस धातु या मेद धातु के साथ मिलकर ही हमारे शरीर का वजन बनता है। अभी देखिए जैसे मेरा चेहरा है, तो मेरे चेहरा या मेरे गाल थोड़े अंदर से थे। जिस व्यक्ति के चेहरे का गाल की रचना मतलब फोल्ड्स अच्छे होंगे,
ये फोल्ड्स जितने अच्छे होंगे, गाल जितने फूले हुए होंगे, इसका मतलब आपके शरीर में मांस धातु का प्रमाण अच्छा है। मांस धातु जब क्षय होता है, मांस धातु जब दुष्ट होता है, तो मांस धातु के जो प्रोमिनेंसेस है, लाइक गाल हो गए, फिर मन ये होगी हमारी नेक रीजन, मान, फिर एब्डोमिन रीजन, तो पेट अंदर धस जाता है, मांस का क्षय हो गया, मान बारीक हो जाती है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, चेहरा अंदर धस जाता है, आंखें नीचे अंदर चली जाती है, तो हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति मतलब क्रुश है, मांस का क्षय हो गया, मांस धातु का शोष हो गया है। और जब चेहरा फूलता है, मान इतनी मोटी है, एब्डोमिन फूला हुआ है, हाथ पैर मसल्स पूरे आर्म्स वगैरह भरे भूले हैं, तो बोलते कि ये तो मांस धातु की प्रमाण अच्छी है या मांस धातु का लेपन कार्य अच्छा है। जितना आपके शरीर पर मांस धातु का लेपन कार्य अच्छा होगा, उतने आपके सारे मतलब आप अच्छे दिखेंगे, आपका चेहरा भरा हुआ, हम बोलते हैं ना किसी किसी को कितना अच्छे तेरे गाल मोटे मोटे, गाल मोटे मोटे हैं यानी आपके इसमें लेपन का कार्य अच्छा हो, कवरिंग अच्छी हुई मांस धातु की। ठीक है, अभी मांस वृद्धि की बात करेंगे तो मांस वृद्धि में खासकर लक्षण जो बताए सारे, लाइक विद्रदी है या फिर अर्श का भी एक लक्षण बताया, गलगंड है, गंडमाला है, अर्बुद एक मुख्य व्याधि बताई है, तो ये मांस वृद्धि है। मांस विकृत या मांस दुष्ट होना, मांस प्रदोष स्वीकार भी हम डिस्कस करेंगे मांस पाचक योग के बाद, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये इस प्रकार से, अभी जब त्वचा के बारे में मैं बात करी तो उपधातु है त्वचा, यह तो त्वचा आचार्य चरक और सुश्रुत ने अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। सुश्रुत ने अवभासी मतलब के साथ साथ उसके लेयर्स को बताया है। तो सातवां जो लेयर आता है, और इस मांस धरा कला के आश्रय से ही अर्बुद अर्श वगैरह वगैरह होती है। यहाँ पे आचार्य चरक ने जो 5वां लेयर वर्णन किया है, वहां पे विद्रदी का वर्णन किया है। तो ये मैं इतना डिटेल में बता रही थी। सुश्रुत का जो आखिरी वाला 7वां वाला लेयर है, इसमें हम लोग मांस धरा कला या उसके विकृति के जो लक्षण मिलेंगे, यही मांस दृष्टि के लक्षण होंगे। यानी मांस धातु जब बनता है तो उसका 7वां लेयर जो त्वचा का बनता है, जैसे ड्यूरिंग द मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है, गर्भिणी अवस्था में, गर्भावस्था में जब त्वचा बनती है, तो उसके 7वें लेयर पर मांस धातु बनता है, और इसीलिए मांस धरा कला ये सप्तम प्रकार की त्वचा का लेयर है, जिसमें ही मांस दृष्टिजन्य व्याधि होती है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो कल्प है मांसपाचक योग, मांसपाचक योग में क्या क्या कंटेंट है, इसमें जो कंटेंट्स बताए गए हैं, इसमें मुख्य रूप से मांसपाचक योग में जो कंटेंट है इसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आता है नींब। नींब आई थिंक नींब एक मैजिकल ड्रग है आयुर्वेद का, जो अभी हमने इसमें भी देखा था, रस में भी देखा था, रसपाचक योग में भी ये नींब था। तो नींब बहुत अच्छे से हमारे स्त्रोतस के, क्योंकि नींब कषाय गुण वाला है, कषाय रस वाला है नींब, इसका वीर्य शीत है, इसका वीर्य शीत है, और ये कटु रस वाला, इसका विपाक जो है वो कटु है, नींब का विपाक कटु है, इसका वीर्य शीत है, इसके गुण है लघु और रुक्ष इसके गुण है। तो इस प्रकार से यह मांस व स्त्रोत, देखिए मांस को हमने कफ के साथ जोड़ा है, कफ तो क्लेद आ गया, तो क्लेद यानी जैसे कफ खमल में भी वही क्लेद अधिक मात्रा में स्रवित होता है। तो मांस व स्त्रोत जब दुष्ट होगा तो जो भी उसके चैनल से मांस व स्त्रोत के वहां पर ये क्लेद कफ जम जाएगा। तो इसके जम जाने से ही अर्बुद अर्श या मांस की गांठें बनना, लाइपोमास वगैरह जो बनते हैं, यहाँ पर गांठ बनना ये मांस धातु की दृष्टि का मुख्य लक्षण है। गांठ बन गई यानी जो स्त्रोतस है वो अच्छे से खुला नहीं है, यानी वहां पर वहां से जो काम है, आगम निर्गम होना है, पोषक पदार्थों का वहन होना है, दोषों का वहन होना है, धातु का वहन होना है, वो वहन अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कफ क्लेद जम गया है। तो इसको निकालने के लिए, हमें मार्ग को खुला करने के लिए दीपन पाचन करना है, क्लेद को हटाना है, तो ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करेंगे जो इस चैनल्स के ऊपर काम कर सके, जिसमें पित्त कटु कषाय रस हो। इसीलिए हमने यहाँ पर नींब को लिया है। धमनी प्रतिचय यानी एथेरोस्क्लेरोसिस हो, या हाइपरटेंशन ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी तो मेद है, कोलेस्ट्रॉल भी वसा है, कोलेस्ट्रॉल भी फैट है जो मांस धातु से ही मिलता जुलता है, तो वो जाकर लिप्त होता है आर्टरीज में, इससे फिर ब्लड को वहां से जाने के लिए हार्ट को ज्यादा लोड देना पड़ता है, और ये फिर मतलब बीपी राइज हो जाता है। तो ये सारी संप्राप्तियों में हम लोग मांस और मेदोपाचक का भी प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही गांठ बनने की स्थिति में नींब बहुत अच्छे से काम करेगा। दूसरा इसका द्रव्य पटोल, जो रसपाचक में भी आया था, रक्तपाचक में भी है, पटोल पत्र बेस्ट ड्रग है, ये भी तिक्त रस का है, बट इसका वीर्य जो है उष्ण है, और बाकी इसका विपाक जो है मधुर है, ये भी लघु है, ये थोड़ा सा स्निग्ध है, बट ताकि इसका रस तिक्त है, इसीलिए पटोल यह रस रक्त। और अभी तीसरा जो योग है मांसपाचक योग में भी इसका वर्णन आता है,
तो ये भी जाकर लघु स्निग्ध गुण से ये भी इसी प्रकार से काम करेगा, डाइजेशन काम करेगा। ये वहां पर जो दोषों का संचय हो गया है उसको कम करेगा, आम दोषों को कम करेगा या निराम अवस्था निर्माण करने के लिए ये काम करेगा। तो इस प्रकार से इसमें इसमें भी पटोल है, जो पटोल हमने दो बाकी इसमें भी देखा था। तीसरा है त्रिफला। आई थिंक त्रिफला के बारे में हम लोग जानते हैं कि त्रिफला त्रिदोष हारक है, त्रिदोषज्ञ है। इसमें काफी सारे रस है, केवल लवण रस को छोड़कर बाकी मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय ये सारे रस इसमें है। इसका वीर्य उष्ण है, इसका विपाक मधुर है। इसीलिए त्रिफला चक्षु से लेकर आंखों से लेकर सभी अवयवों पर काम करने वाला। त्रिफला इज द बेस्ट मेदो हर मांसहर। त्रिफला गुड़ हो, त्रिफला चूर्ण हो, वात का अनुलोमन करेगा। ये मतलब इसमें आम्लकी है जो पित्त के ऊपर काम करती है। त्रिफला इज द बेस्ट रसायन। त्रिफला के बारे में मुझे लगता है आप सभी वैद्य बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ पर हमने यही सभी गुणों को देखकर इसका उपयोग इस पाचक के योग में किया है, क्योंकि त्रिफला यह भी मांस के हिरडा है, हिरडा वृक्ष गुण का है। हिरडा बहुत अच्छे से छेदन भेदन का काम करता है, इसलिए मोटापा में भी हम लोग त्रिफला चूर्ण, त्रिफला गुड़ या हिरडे का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। हिरडा हरितकी को धात्री कहा है, भले वो वृक्ष हो, भले कुछ उसमें दोष हो, बट फिर भी हरितकी ये माँ के समान है, उसको धात्री कहा है। यानी वो कुछ ना कुछ काम करती ही है हरितकी। हरितकी का लेना हमारे शरीर के लिए बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता। इस भाषा में हरितकी के बारे में आचार्यों ने यह त्रिफला के बारे में बताया है। फिर दूसरा इसका ड्रग है मांसपाचक योग का मृद्विका। तो ये मृद्विका जो है ये भी मधुर रस वाली है, शीत वीर्य इसका है, इसका विपाक मधुर है। ये शीत गुण वाली है, तो मांस के ऊपर या मधुर रस का होने के बावजूद भी इसमें इसको दिया है, क्योंकि ये जो एक प्रकार का देखिए इसमें मांस दुष्टि अगर पित्त से हो, मांस प्रदोषज विकार अगर पित्त से हो तो दाह होगा। तो जो भी सारे कॉम्बिनेशन है वो सभी एक एक दोष के ऊपर भी काम करने वाले हैं। जैसे ये मधुर शीत गुण वाला है, तो पित्त दोष का जो दाह है, तेज है, इसको कम करने के लिए, जैसे ज्वर के लिए ये मांसपाचक योग बताया है। तो अन्य दुष्क ज्वर में खास इसका वर्णन आया है। तो अन्य दुष्क ज्वर में ज्वर डेली आता है, फीवर कम्स डेली। तो ज्वर ज्वर का हमने मतलब ज्वर को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है दाह, संताप, बेचैनी, प्यास अधिक लगना, चिड़चिड़ापन, मानसिक अस्वस्थता, ये सारे लक्षण उसमें होते ही होते हैं ज्वर के। कोई भी ज्वर लीजिए उसमें संताप तो होना ही होना है। तो इस संताप लक्षण को कम करने के लिए यहाँ पर इस द्रव्य को लिया है, जो कि थोड़ा सा मधुर गुण वाला है, जो थोड़ा सा शीत गुण वाला भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आ गया हमारा ये। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा ड्रग है इसमें मुस्ता। मुस्ता इज द बेस्ट, मतलब बल्य भी है मुस्ता भी। अपन बस्ती हम लोग बृहन बस्ती के रूप में, इनफर्टिलिटी में, फिर अगर एंडोमेट्रियल साइज कम है या कुछ बहुत सारे व्याधियों में मुस्ता इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ज्वर। आप केवल मुस्ता का काढ़ा बनाकर दीजिएगा, ज्वर गायब हो जाएगा, ज्वर कम हो जाएगा। इतना अच्छे से दीपन पाचन करने वाला ये द्रव्य है। ये भी तिक्त कटु कषाय रस वाला है, ये भी शीत है, कटु है, लघु है, रुक्ष है। ये डाइजेस्ट करेगा, आम का डाइजेशन करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। इसीलिए यहाँ पर मुस्ता विषम ज्वर की एक पेटेंट दवा है। मुस्ता बहुत ही सुंदर तरीके से विषम ज्वर में काम करेगा, इसलिए हम लोग उसको उपयोग में ला सकते हैं। इसमें यहाँ पर इस मांसपाचक योग जो अन्य दुष्क ज्वर में बताता है। और इसका लास्ट द्रव्य है कूटच। कूटच के बारे में आप सभी जानते हैं, कूटच इज द बेस्ट ड्रग जो भेदन करेगा। तिक्त कटु कषाय रस वाला है, इसका शीत वीर्य है, बट इसका विपाक जो है कटु है। ये भी लघु और वृक्ष गुण का वाला है। ये दीपन पाचन का काम करेगा कूट की। और यहाँ पर जो संप्राप्ति घटी है, अग्निमान है, या हम ऐसे कहते हैं ना कि ज्वर में उष्मा जो होता है शरीर के अंदर ही रह जाता है, उष्मा बाहर आ नहीं पाती, कोष्ठ में ही रह जाता है। और जैसे यकृत हम लोग जानते हैं कि यकृत भी यकृत एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, प्रयोगशाला है, मेटाबॉलिक काम करती है। तो जो भी शरीर में आता जाता है इसके ऊपर कंट्रोल यकृत का होता है, पचन करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल देना, टॉक्सिक्स निकाल देना, ये सब यकृत करता है। तो इसलिए जो भी पांडु, कामला, ज्वर, एक एक जो व्याधि का वर्णन किया है इसमें यकृत दुष्ट हो ही जाता है। इसीलिए यकृत के ऊपर काम करने के लिए भी कुटकी को इसमें जोड़ा गया है, जो पाचन का भी काम करेगी, अग्निविकम का भी काम करेगी और दोषों का भी शमन करेगी, है ना। एक मिनट।
तो इस प्रकार से हमने देखे ये 5 कंटेंट इसमें है हमारे इस मांस पाचक योग में। तो कितना मतलब कितने सुंदर पद्धति से आचार्यों ने इसका सिलेक्शन किया है। निम्ब, पटोल, त्रिफला, मृद्विका, मुस्ता, कूटज 6 ड्रग है। ऐसे तो 6 अभी नहीं, इसमें त्रिफला है, एक साथ इसको लिया गया है। तो देखिए ये मांस पाचक योग, आप इसको मांस पाचक वटी के रूप में भी ये मार्केट में मिलता है, या आप इस सभी द्रव्यों का काढ़ा भी दे सकते हैं। आप अपने व्याधि संप्राप्ति रोग के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं, जैसे नींब पटोल का भी या त्रिफला का काढ़ा दे सकते हैं कई बार, या फिर मुस्ता का काढ़ा दे सकते हैं, मुस्ता पटोल का या नींब का काढ़ा दे सकते हैं। अगर आपकी संप्राप्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है या नया नया ही व्याधि है जहां पर ज्यादा दोष आगे के धातुओं तक नहीं गए होंगे, तो वहां पर आप इस प्रकार से कॉम्बिनेशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मांस पाचक योग। अभी हम व्याधि के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी व्याधि में इसको हमें आजमाना है, इसको हमें उपयोग में लाना है। तो ज्वर तो हो गया, ज्वर आप कोई भी के व्याधि है। देखिए अभी हमने देखा कि मांस धातु का कफदोष के साथ संबंध है। तो सारे संतर्पणोक्त व्याधि, सारे संतर्पणोक्त व्याधि जिसमें मुझे लगता है इसकी लंबी लिस्ट है संतर्पणोक्त व्याधि की, जैसे प्रमेह पीड़िता, फिर कुष्ठ है, त्वचा विकार है, मूत्रकृच्छ है, तंद्रा है, गौरव है, क्लैब्य है, स्थौल्य है, गुरुगात्रता है, इंद्रियोपघात है, यानी इंद्रियों को अपने मतलब काम में नहीं अच्छे से, इंद्रिय अपने काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सो देखिए प्रमेह पीठिका, कोठ, क्षवथु, फिर कुष्ठ है, त्वचा विकार है अनेक सारे प्रकार के, तंद्रा है, क्लैब्य है, अतिस्थूलता है, गुरुगात्रता है, प्रमिलक है, ये सारे विकार यहाँ पर संतर्पणोक्त सभी व्याधियों में आपको इसका प्रयोग करना है। जो भी संतर्पणोक्त व्याधि हो, प्रमेह में आप शुरू करिएगा, क्योंकि सभी द्रव्य हमने देखे ज्यादा से ज्यादा तिक्त कषाय रस वाली है। तो प्रमेह की संप्राप्ति में भले स्ट्रॉन्ग दोष दृश्य होते हैं, तो इसको सब काम करने के लिए हमें मांस पाचक बहुत अच्छे से काम करेगा। और फिर कोट है जो त्वचा विकार में आता है। त्वचा विकार, सारे त्वचा विकार में हमें बार बार शोधन करना होता है। त्वचा विकार का मुख्य कारण भी अग्निमानदेही है, और त्वचा विकार खासकर जो जुड़े हैं, जैसे हमने देखा कि मांसधरा कला के अंदर जो अर्श वगैरह है या विधृति वगैरह, एब्सेसेस, एनी टाइप ऑफ एब्सेसेस हो गए, या इन सभी में भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। त्वचा विकारों में भी ये काम करेगा, कुष्ठ में काम करेगा। फिर तंद्रा वगैरह को संतर्पणोक्त बताया है। तंद्रा के साथ क्लेब्य भी संतर्पणोक्त व्याधि में आया है। क्लेब्य यानी नपुंसकत्व, इनफर्टिलिटी, इसमें अतिरिक्त मात्रा में शरीर में मांस धातु का संचय होता है स्रोतसों में, तो जाकर कई बार ट्यूबल ब्लॉकेज भी हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए भी हम बस्ती देंगे, उत्तर बस्ती बेस्ट रहेगी। बस इसके पहले जो विपर पाचन कराना होता है, हम लोग इसमें हमारे बाकी कल्पों के साथ अगर मांस पाचक देते हैं, तो वहां पर जो अवरोध हुआ है ट्यूबल ब्लॉक करने के लिए ट्यूब्स में, या जहां पर भी पूरे हमारे प्रजनन संस्थान में जहां पर भी ब्लॉकेज हुआ है, इस ब्लॉकेज के ऊपर भी अच्छा सा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर कोई भी सूजन हो, शोफ, ये भी संतर्पणोक्त व्याधि है, विसर्प है, प्रमेह पीड़िका है, तो इन सभी में आप जरूर इसका प्रयोग करिएगा। ये बहुत ही अच्छे से वहां पर भी काम करेगा। इसके साथ साथ जहां पर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर मांस धातु बड़ा है, वजन के रूप में हो, स्थूलता के रूप में हो, कुछ किसी भी रूप में, वहां पर भी आप मांस पाचक योग का उपयोग कर सकती है। इसके साथ साथ त्वचा विकार में मैं खास नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि आज ये बहुत ही बड़े पैमाने पर हमारे पास इसके पेशेंट्स आते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट कराते हैं। लाइक ऑल टाइप ऑफ स्किन टैक्स, लाइक ये है मस्सा, स्किन मोल्स के रूप में आते हैं, मतलब चर्मदल, अजगल्लिका वगैरह वगैरह सारे जो भी है। कई बारी एक एज बढ़ती है, मेनोपॉजल एज के दौरान भी महिलाओं में ज्यादा मात्रा में मोल्स, फ्रिकल्स या मस्से वगैरह, चामखीर वगैरह बोलते हैं ना, सारे ऐसे त्वचा दुष्टि के सारे, वो सारे ज्यादा उभर कर आने लगते हैं। कैंसर का भी ये पूर्व रूप लक्षण बताया। कैंसर में इसका जो कलर रहता है वो बदल जाता है, ये भी एक कैंसर का साइन बताया है। सो ऑल टाइप्स ऑफ मोल्स, फ्रिकल्स, मस्से, चामखीर वगैरह जो त्वचा की विकार है, तो जो ऑल टाइप ऑफ स्किन टैग्स जो है उसमें आपको मांस, क्योंकि ये देखिए स्किन टैग बन गया, मस्सा आ गया, यानी ये त्वचा यह मांस धातु का स्थान है।
मांस धातु का ही स्त्रोत का मूल स्थान है। तो त्वचा के ऊपर मोल आ गया, त्वचा के ऊपर कोई ये मस्सा आ गया, इसका मतलब मांस धातु बाहर तक आ गया, त्वचा के बाहर आ गया। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसके लिए तो क्षार, अग्निकर्म या सर्जरी बताई, शल्य क्रिया ही बताई है। बट फिर भी अगर हमें वो तो सब हम करेंगे बाद में, या जो भी जहां पर भी अवस्था है उस अवस्था में ऐसे करना पड़ता है। कई बार पाइल्स का भी जो है, पाइल्स इज आल्सो टाइप ऑफ मांस दृष्टिजन्य विकार, क्योंकि पाइल्स में भी जो बाहर निकलता है, स्किन बाहर निकलती है, वो भी एक गांठ बनती है, और वो गांठ फिर बाहर आती है, और जब स्टूल पास होता है तो बार बार वो गांठ बाहर आने से वहां पर स्टूल पास करने में तकलीफ भी होती है और वहां पर पेन भी होता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि उसको अंदर डालिए, उसको मल त्याग के बाद अंदर डालना होगा, वगैरह वगैरह। प्रोलैप्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मांस दुष्टि, क्योंकि मांस धातु ही तो टोन, मतलब वो जो पूरा ऑर्गन है अंदर रखने का काम मसल से ही है ना, मसल से है ना वहां पर। तो मसल्स में शिथिलता है, ज्यादा ओवर यूज करना उसका, या कोई भी इंद्रियों का, तो इंद्रियों को घाती है यहाँ पर आता है। जैसे ओल्ड एज में धीरे धीरे कंट्रोल नहीं रहता है, तो मसल का टोन कम होता है। पैरालिसिस के पेशेंट को भी पेशाब या मल आता है तो समझता नहीं, यानी वहां पर भी मसल का टोन कम हुआ है, तो हम लोग अभ्यंग कराते हैं, पिंड स्वेदन कराते हैं, शिरोधारा बस्ती कराते हैं, ताकि दोषों का शमन हो और टोन डेवलप हो। मसल टोन के भी ग्रेडेशंस वगैरह होते हैं। सो मतलब मांस धातु के ऊपर काम करने के लिए मांस पाचक का कितने वैरायटी में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बता रही थी। तो स्किन टैग्स वगैरह वगैरह, इन सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर ऑल्सो संतर्पण। यहाँ पर भी आपको ओवर न्यूट्रिशन से ये हुआ है, यहाँ पर भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको अग्नि को करेक्ट करना है, तो यहाँ पर भी आप इसका प्रयोग करेंगे। इसके कंटेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ मांस दृष्टिजन्य जो विकार बताए हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे सारे जो मांस धातु के प्रदोषस विकार है, इसको यहाँ पर हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। इसमें एक आता है ग्रेन्युलोमा करके आता है, अधिमांस, यानी एक प्रकार से गांठ ही बनना, हम लोग इसको अधिमांस यानी अधिक प्रकार से मांस धातु वहां पर जम जाता है। जो कई बार एक वृद्धि के रूप में वृद्धि रोग बताया है ना, तो उसमें हम लोग वृद्धि वाटिका वगैरह देखते हैं। इट इज अनयूजुअल अननेसेसरी टाइप ऑफ ग्रोथ, जिसको ग्रेन्युलोमा भी कह सकते हैं। तो ये अधिमांस है। फिर अर्बुद, अर्बुद देखो मतलब अलग अलग प्रकार के लाइपोमा है, मायोमा है। तो मायोमा यानी मसल, लाइपोमा यानी मेद धातु पाचन का करना होगा। तो यहाँ पर मायोमा है, यानी अर्बुद की संप्राप्ति में कफ दोष होता ही होता है। अभी अर्बुद की बात आई है तो मुझे लगता है कि सारे अर्बुद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारे जो स्त्री रोगों में अर्बुद आते हैं, फाइब्रॉइड, ऑल टाइप ऑफ एक सेशन हमने किया था इसके ऊपर, क्या है, इसको हमने डिफरेंशिएट भी किया था पॉलीफाइब्रोसिस्ट को। तो इन सभी में भी हम लोग इसका वहां पर भी एक्सेस जो ग्रोथ हुई है उसको कम करने के लिए हम लोग, मुझे लगता है रेगुलर जब हम डिस्कशन करते हैं तो रोज एक ना एक हमारी फाइब्रॉइड की केस आ ही जाती है। इन सभी में भी आप पाचक का योग देंगे। जैसे हम लोग इसमें सिमिलर वरुण आदि कषाय वगैरह बाकी के यूज भी करते हैं, बट मांस पाचन का योग का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से ये संप्राप्ति भंग करने के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। अभी केवल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की बात नहीं करेंगे, तो जो स्तन्य अर्बुद है, अर्बुद कहीं पर भी, ऑल टाइप ऑफ लाइपोमास, सॉरी ऑल टाइप ऑफ मायोमास, जहां पर भी मायोमा की संप्राप्ति है, मांसार्बुद जहां पर भी हो, जहां पर भी मांस धातु की इन्वॉल्वमेंट है। फिर जैसे हमें पता है कि ब्रेस्ट भी एक प्रकार के मसल से ही बने हुए हैं, शरीर में हर जगह पर मसल का संगठन होता ही होता है। तो जब भी ब्रेस्ट अर्बुद हो, स्तन्य अर्बुद भी अगर डेवलप हो जाता है तो वहां पर भी आप ये कफजनित संप्राप्त ये मांसपाचक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अर्बुद हो गया, मायोमा। नाउ कील, कील यानी लाइक जो चुभने वाला, जैसे पाइल्स के बारे में, अर्श के बारे में, मूलव्याध जैसे बोलते हैं, हिमोराइड्स इसको कहते हैं। तो यहाँ पर चुभन होती है, पेशेंट को बैठने नहीं आता, ड्राइविंग करने नहीं आता, मल त्याग के लिए जाता है तो वहां पर भी मतलब गुदा द्वार विस्फारित हो जाने से उसको पेन होने लगता है। तो कील यानी कील किसको कहते हैं हम लोग, जो चुभता है। तो चुभना यानी खास ये लक्षण मिलता है पाइल्स में।
तो ऐसे कील जो भी चुभते हैं, ऐसे निशान या जो भी त्वचा के ऊपर ऐसे मार्क बन जाते हैं, कई बार भी दूसरी कई जगह पर भी अगर वो बनते हैं, एक नासा में भी बन सकते हैं, नासार शब्द उसको बोला है। कई बार कान में भी कुछ ऐसे अर्बुद वगैरह बनते हैं, मायोमास टाइप में खुजलाते हैं, तो उसमें भी कुछ निकलता है, पस वगैरह भी फॉर्म होता है। तो जहां पर भी ऐसी गांठ बने, जहां पर भी ऐसे कील बने जो आपको चुभते हैं, तो नेजल पॉलिप एक उदाहरण मैंने दे दिया। तो ऐसे कहीं पर भी देखिए बहिर्मुख मार्ग जो बताया है, यहाँ पर ये पॉलिप या अधिमांस या इस प्रकार के मांसांकुर की वृद्धि होने के चांसेस अधिक होते हैं, तो वहां पर भी आप मांसपाचक युग का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है गलशुंडिका। गलशुंडिका यानी वल्वाइटिस, वल्वा करके एक हमारे ओरल कैविटी में स्ट्रक्चर है, जिसका वैसे तो फिजियोलॉजिकली बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी फंक्शनल रोल नहीं है, बट ये गलशुंडिका या फिर गलशालुक और गलशुंडिका। तो गलशालुक यानी वल्वाइटिस और गलशुंडिका यानी टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स का भी एक्चुअली बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बट टॉन्सिल जो है वो इनडायरेक्ट इन एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन में आ जाता है। तो ये टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स बैक्टीरिया ग्रोथ को भी रोकने का काम करता है, जीवाणु को, अन्न के साथ जो भी जीवाणु आते हैं उनको वहीं पे वही खत्म करने का काम टॉन्सिल्स करते हैं। तो गलशुंडिका यानी टॉन्सिलाइटिस एंड गलशालुक यानी वल्वाइटिस, तो ये दोनों भी मांस धातु के ही ऑर्गन है। बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है कि टॉन्सिल सूज जाते हैं, यहाँ पर भी ज्यादा मीठा खाना, ज्यादा ठंडा खाना, ज्यादा गुरु आहार का सेवन करना, यानी कफदोष के प्रकोप की ही सारे हेतु से ही ये दोनों भी व्याधि मिलते हैं। तो इनमें भी हम लोग मुखविकारों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर पुतिमास, यानी पुतिमास यानी माउस, लाइक इट इज लाइक स्लोफिंग ऑफ द माउस धातु या फ्लेश, स्लोफ होता है, तो उसको पुतिमास कहा है। अलर्जी, अलर्जी यानी फोड़े बन जाते हैं, कई बार बॉइल्स डेवलप हो जाते हैं शरीर, बॉइल्स तो कहीं पर भी आ सकते हैं, लाइक फोड़े फुंसिया, तो ये शिर में भी आते हैं। तो ये भी एक प्रकार से शिर में क्यों बताइए, अभी मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी। शिर में जो खुजलियां फोड़े बनते हैं, मांस धातु का जो मल बताया है, खमल बताया, खमल यानी जो अलग अलग चैनल्स है, स्रोतस है, लाइक नासा, कर्ण, योनि वगैरह, ऐसे कुछ ओपनिंग्स है, उस ओपनिंग से जो सीक्रेट होता है, बनता है, उसको खमल कहा है। तो यहाँ पर भी लाइक हम लोग स्वेद को भी एक मल ही माना है। तो जैसे शीर में भी अधिक मात्रा में क्लेद अधिक बन जाता है, या फिर वहां पर भी कुछ कृमि वगैरह बन जाते हैं, जैसे जुए वगैरह बन जाते हैं अस्वच्छता के कारण, या फिर डैंड्रफ वगैरह, कोंडा अगर होता है तो भी जाकर फोड़े बनने लगते हैं। तो इस फोड़ों का बनना भी एक प्रकार के खमल की दृष्टि है। तो इसीलिए वहां पर भी हम लोग ऐसे टाइप के, एनी टाइप ऑफ बॉइल्स में भी हम लोग वहां पर भी मांसपाचक युग का प्रयोग कर सकते हैं। इसको एलर्जी कहा है, जो मांस प्रदोष विकार बताए ना, उसमें उसको एलर्जी कहा है। दूसरा आता है गलगंड। गलगंड, गंडमाला, विद्रदी, सारे ग्वाइटर, बहुत ही ग्वाइटर का बात आती है तो मुझे लगता है हमने कल इस रक्तपाचक के सत्र में थायराइड ग्लैंड को देखा था। थायराइड डिसऑर्डर में रस रक्तपाचक देना बताया। आयुर्वेद में ऐसे बोला जाता है कि हार्मोन को कैसे कोरिलेट करें। सो वी कैन कोरिलेट दिस हार्मोन्स एज अ धात्वाग्नि। तो धात्वाग्नि मान्य हो गया तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, इसलिए हमें अग्नि को करेक्ट करना है। तो इस प्रकार से गंडमाला यानी सर्वाइकल एडिनाइटिस के रूप में गंडमाला, या जो भी इससे रिलेटेड है गलगंड, गंडमाला, वाइटर, जो थायराइड ग्लैंड की ही डिसऑर्डर्स है, इसमें भी पहले रस रक्तपाचक देंगे, फिर हम लोग मांसपाचक का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। फिर उपजीविका करके भी एक डिसीज है जिसमें एपिग्लॉटिस सूजन आती है। जो लोग अधिक मात्रा में मीठा भोजन, एपिग्लॉटिस ग्लॉसाइटिस करके भी एक सिम्टम है, अधिक टोबैको च्यूइंग से वो डेवलप होता है, इरिटेशन होता है, जो टंग होती है उसके ऊपर सूजन वगैरह आ जाती है। तो इस कंडीशन में हम लोग वहां पर ये सारे हमारे जो मांसपाचक युग के कंटेंट्स है उसको आप एक साथ दीजिए, आप उसको अलग से भी इसका प्रयोग कर सकती है। तो ग्रंथि, जो भी एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ, वृद्धि, एनी टाइप ऑफ एनी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन की अगर ये होती है तो जिसमें ग्रोथ है, फिर वो गाल के अंदर हो, एब्डोमिन के अंदर हो, कहीं पर भी अगर ये बढ़ जाती है, ग्रंथि डेवलप हो जाती है, ट्यूमर कोई, और ग्रोथ ऑफ मसल ऑफ द नेक और एनी अदर प्लेसेस, इट शुड बी कंसिडर्ड एज मांस धातु वृद्धि या मांस धातु दृष्टि, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, मांसपाचक योग का प्रयोग करेंगे। अभी गायनिक की बात हम लोग करेंगे, तो गायनिक डिसऑर्डर्स में मैं बताना चाहूंगी पीसीओडी में भी,
क्योंकि पीसीओडी अल्सो जैसे यहाँ पर फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, तो नॉर्मल हमारे ओवरी का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की गांठें बनने लगती है। तो ये गांठ बन गई, अर्बुद बन गई, यानी कफ और वात का अवरोध। तो कफ दोष का मांस धातु के साथ आश्रय संबंध को देखते हुए हमें यहाँ पर पीसीओडी में भी मांस पाचक का उपयोग करना है। हम लोग रस धातु पाचक का उपयोग करते हैं, क्योंकि रस धातु इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ, या जो रसपाचक योग है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, बट पहले रस रक्त पाचक देने के बाद हम लोग इसमें भी मांस पाचक का योग का उपयोग करेंगे। तो पीसीओडी हो गया आपका। फिर एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियम की साइज बढ़ जाना, जिसके कारण भी ब्लीडिंग होती है। तो ये भी एक प्रकार से, जैसे थीन एंडोमेट्रियम एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें एंडोमेट्रियल साइज कम होती, पतला होता है एंडोमेट्रियम का लेयर। और एंडोमेट्रियम का साइज कब बढ़ेगा, जैसे ओबेस पेशेंट में बढ़ता है। ओबेसिटी यानी स्थूलता, यानी फिर मांस धातु की वृद्धि, एंडोमेट्रियल थिकनेस भी ओबेसिटी के पेशेंट में या पीसीओडी के पेशेंट में भी कई बारी देखती है। इनफर्टिलिटी का एक मेन कारण है डीयूबी, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का, मेनोरेजिया का एक कारण है एंडोमेट्रियल थिकनेस। एंडोमेट्रियल की लाइनिंग जो मोटी बन जाती है और वो बाहर आने लग जाती है। ये बाहर आना यानी एक प्रकार से आक्रमण करना, ये भी अधिमांस के टाइप में हो गया। सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मांस दुष्टि। तो इसीलिए यहाँ पर भी एंडोमेट्रियम ज्यादा ठीक हो जाना, इसमें भी हम लोग इसको रुक्ष लघु गुण के ऊपर, कषाय तिक्त गुणों के ऊपर काम करना है, कषाय तिक्त गुणों का उपयोग करना है। तो वहां पर भी हम लोग मांसपाचक का उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे इनफर्टिलिटी के केसेस में कैसे मांसपाचक योग का प्रयोग करेंगे, जहां पर भी ओबेसिटी के रिलेटेड हो दे देंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस के अवरोध क्यों होता है, अवरोध होता है कोई भी एक चिकनी चीज, कोई भी स्टिकी सब्सटेंस अगर उस चैनल में जम जाए तो अवरोध होता है। तो स्टिकी सब्सटेंस यानी निश्चित रूप से मांस, मीट कैसे चिपचिपाते, पिशितम तरलम मांसम क्रव्यादम क्रव्यम वगैरह इसकी उपमा देखिए। तो ये एक प्रकार से वैसे चिकट गुण वाला है, स्त्यान गुण वाला है, जो जम जाएगा कहाँ पर भी। तो ये मतलब ट्यूब्स में भी जम जाएगा, तो ट्यूबल ब्लॉकेज ये भी एक मुख्य कारण होता है। तो वहां पर भी हम लोग इनफर्टिलिटी में भी देंगे। एंडोमेट्रियस यानी एंडोमेट्रियोसिस में भी देना है, क्योंकि ये भी एक आत्मदृष्टि का कारण है। पीसीओडी हो गई, आपकी स्तन्य अर्बुद हो गया। अभी कष्टार्थों में भी अगर कई बारी मतलब वजन ज्यादा होना या गुरुगात्रता वगैरह, आलस वगैरह जो कारण होता है, वहां पर भी हमें मोबिलिटी तो करनी ही है, उसके साथ भी हम लोग मांसपाचक योग का प्रयोग कर सकते हैं। धमनी प्रतिचय, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाना, स्थूलता, मेदो रोग, इसमें तो देना ही देना है। इसमें ना केवल मांसपाचक देना है, बट आप लोग मेदोपाचक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल हम लोग मांसपाचक योग का कितनी वैरायटी करना है। यहाँ पर भी एक वेरिकोज वेज तो नहीं है, बट एक प्रकार का वो ऐसे ग्रोथ ही है। एक टर्मिनोलॉजी है मुझे याद, बेकर्स ग्लैंड या कुछ ऐसे था वो। तो वो बेकर्स ग्लैंड में भी हमने मतलब यही मैंने कांचनार्घुकुल और मांस पाचक योग वहां पर दिया। बहुत अच्छे, 1 महीने के अंदर ही उसकी जो गांठ की साइज है ना वो कम होने लगी। बहुत अच्छे ड्रामेटिक रिजल्ट्स उसमें मुझे मिले। बहुत अच्छा लगा कि चलिए, मतलब हम लोग जैसे बेकर्स ग्लैंड के लिए तो वो एक अभी टैबलेट का नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि एलोपैथी हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। बस वो स्टेरॉइड टाइप का ही कुछ था, वही एक गोली दे रहे थे। वो बहुत सारी जगह उन्होंने दिखाया था, बट केवल वही टैबलेट उनको दी जाती थी, क्योंकि वेरिकोज वेन्स तो नहीं है, डायरेक्ट बेकर्स ग्लैंड करके सिमिलर है, वो गांठ बन जाती है। और कई बार वो अपने आप ही इसी घुल जाती है। जैसे हमारे फाइब्रिज पेशेंट की ज्यादा थी और उसको हाइपरटेंशन और शुगर दोनों भी थी, तो इसलिए हमने वहां पर मांसपाचक, कांचनार्घुकुल और वनौदी कषाय दिया था मैंने, और वर्धिनी भी दिया है। तो बहुत ही अच्छे, 1 महीने के अंदर गांठ की साइज उसकी कम हुई है। तो देखिए आप हाइपरटेंशन में भी दे सकते हैं, ओबेसिटी रिलेटेड हाइपरटेंशन हो, और जिसमें लाइक आपके ट्राइग्लिसराइड्स या एचडीएल, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया हो, तो वहां पर भी आप मांसपाचक योग का प्रयोग करिएगा। और कौन से डिसऑर्डर्स रह गए भी बताइए मुझे, आप ही लोग याद करके दीजिएगा। सो आई थिंक वैरायटी ऑफ डिसीजेस में हम लोग विद्रधि आ गया, सब कुछ स्किन डिसीजेज आ गए, कुष्ठ आ गया, एलर्जी आ गया, पाइल्स आ गया, अर्श आ गया, चामखीर, मस्सा, वॉर्स, गलघंट, सब 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 पूरे टोटल डिसीजेस आपके आ गए इसमें।
तो इस प्रकार से ये आज का हमारा जो कल्प है मांसपाचक योग, हम लोग इतने सुंदर तरीके से इसका प्रयोग करेंगे ना, आपको सही में बहुत अच्छे सुंदर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कहाँ पर भी नहीं, देयर इज एक्सेसिव टाइप ऑफ ग्रोथ इंक्लूडिंग अर्श अग्निमांद्य, वहां पर इस योग का प्रयोग जरूर करिएगा, आपको सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके पेशेंट्स आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। और जैसे ज्वर के संप्राप्ति में भले ही आया हो या अन्य दूष का ज्वर में, बट हम लोग ज्वर में तो विपन पाचन लंघन के साथ चलना होता है, इसलिए ये सारे कल्प बताए गए हैं। बट सारे सदर्पणोक्त व्याधि में, मूत्रकुच्छ मूत्रवस्त्रोतस के व्याधि में भी देना है। हाँ, वो एक रह गया मूत्रकुच्छ का। प्रोस्टाइटिस में भी दे सकते हैं, ओवरवेट पर्सन है, प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फ्लामेशन, व्हेन देयर इज इन्फ्लामेशन, सूजन, शोफ, तो कफदोष प्राप्ति में हिस्सा होगा ही, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मूत्रपुच्छ भी एक व्याधि है, तो मूत्रपुच्छ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गुल्म में भी कर सकते हैं, अवरोध जनित ही है, गुल्म भी एक रह गया था, तो गुल्म में भी प्रयोग आप कर सकते हैं। गुरुवात्रता में कर सकते हैं। सारे पूरे, मुझे लगता है पूरे हमारे संतर्पणोक्त व्याधि और मांस प्रदोषज जो भी सारे व्याधि आए हैं उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताना चाहा है। और मांस धातु का एक वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया है, इसकी यूट्यूब लिंक, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और इसके बाद अगर इसको देखते हैं तो श्योरली मुझे लगता है आपका जो भी मांस दृष्टि के व्याधि है उसको बहुत सुंदर तरीके से ट्रीट कर सकती है। ये मेरी तरफ से था। अभी आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइएगा इसके बारे में, आपके अनुभव बताइएगा। यस, प्रणाम मैम। प्रणाम, नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैम आपने बहुत अच्छा बताया। मुझे एक चीज पूछनी थी मैम कि अपन ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा और जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो वहां पे भी मांसपाचक काम करेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिंदास बिंदास। जी जी जी। यस, क्योंकि मैम कई ये आती है ना फीमेल पेशेंट, तो उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड है ना, साइज के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो ये है अपना ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा है, तो वहां पे भी तो मैम कहीं ना कहीं मांस की ही दृष्टि है ना? यस यस, मांस की दृष्टि है ही। और जैसे ये पूरे ऑर्गन्स हमारे मांस धातु से ही बनेंगे, ये भी हम लोग, इसीलिए मैंने आपको मांस धातु का पूरा डिटेल बताया कि देयर आर एवरीवेयर मसल टिश्यू इज देयर। तो और फिर मांस तरह कला भी है, ब्रेस्ट की तो पूरी मांस ही है ना, इसीलिए तो एज के साथ साथ उसमें मसल्स की इलास्टिसिटी या टोन कम होता है, तो ब्रेस्ट लूज होने लगते हैं ना, लाइक मतलब ब्रेस्ट को अपनी जगह पर बिठाने के लिए, रखने के लिए, पोजीशन के लिए भी मांस धातु ही रिस्पॉन्सिबल है। जी जी जी। और एक रह गया जी, इसमें थैंक यू। प्रमेय पिटका वगैरह, कंडू भी है, कंडू में भी देना है, क्योंकि कंडू में भी कफदोष ही होता है, वहां पर भी आपको देना है। कुष्ठ रोग में कंडू होता ही है, त्वचा विकारों में कंडू होता ही है। यस, तंद्रा, शोफ, सूजन में भी देना है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन, क्लेब, मोटापे से ये परेशानी हो तो दे सकते हैं। लेजीनेस, हेवीनेस ऑफ द बॉडी, पेशेंट्स बोलते कई बार कि मुझे बहुत मतलब ऐसे ये लग रहा है, बहुत मेरा खुद का शरीर मुझे बहुत ऐसे जड़ लग रहा है, गुरु लग रहा है, तो वहां पर भी आप दे सकते हैं। और ये आपको ना स्थूलता की ट्रीटमेंट के शुरू में हम लोग जो दीपन पाचन कराते हैं ना, इसमें आप मांस मेदोपाचक दे ही दीजिएगा। एनी टाइप ऑफ इडिमा, एनी टाइप ऑफ कंडू, एनी टाइप ऑफ ब्लैक ब्लॉकेजेस, एनी टाइप ऑफ अधेजन, इसमें दीजिएगा। डायबिटीज में तो चलेगा ही चलेगा ये। सी कितने वैरायटी में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, सभी संदर्पण होते रहते हैं। यस, एनी अदर केस और एनी अदर डिस्कशन? सुनीता जी नमस्कार, डॉक्टर सुनीता जी, आर यू देयर? डॉक्टर सुनीता राणा मैम, आप है? Hello, I'm there. Dr. Shilpa, how Yes are मैम, you? फाइन I'm मैम, busy फाइन, with the बताइए। patients. I'm busy with या the या patients. So, please या excuse me. I'm नो नो listening to your इश्यू, lecture. Very good या presentation, quite knowledgeable. Thank you या so much. थैंक यू। यस यस यस, यस मैम। और किसी का कुछ है बताइए प्लीज। वैशाली जी, वैशाली बालवंडे, तृप्ति, संपदा जी, सरिता जी, प्लीज फ्रॉम योर साइड एनी डाउट और एनी केस? एनी अदर? जी नमस्ते मैम। नमस्ते अंजू, बताइए। मैम मैंने वैसे मैं यूज करती हूँ मांसपाचक, ये अभी आयुष दर्पण पे सुन के ही मैंने शुरू किया है। अदरवाइज यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में है ना इसका, तो पंजाब में ऐसा नहीं है इसका।
तो Yes, यूज yes. नहीं करता। मैं करती हूँ इसको गलगंड में भी करती हूँ, फाइब्रॉइड में भी, ब्रेस्ट एडिनोमा, फाइब्रोएडिनोमा में भी मैंने शुरू किया हुआ है, और फैटी लिवर में भी मैंने शुरू किया हुआ है, Yes. जैसे कोलेस्ट्रॉल Yes. वगैरह इंक्रीज हाँ करने के लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं मैम इसके। यूट्रस फाइब्रॉइड में भी मैंने यूज किया है इसको। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मैम अच्छे। एक मैम मैंने पूछना था कुछ। हाँ पेशेंट है मैम मेरे पास एक 30 इयर्स की फीमेल है, 3 साल का उसका बेबी है। उसको मैम योनि कंडू है, यूटीआई भी फ्रीक्वेंट हो जाता है उसको, 7 मास धावन की कराइएगा। धावन आपने एज क्या बोला उसका? 30। ओके, बच्चे वगैरह कितने हैं, बाकी कोई हिस्ट्री? एक ही बच्चा मैम इस टाइम एट प्रेजेंट। उसको वो है भी ओवरवेट है वो अच्छा, इस टाइम। कफजनित सभी लक्षण। यस, माइट डिस्चार्ज वगैरह है, स्त्राव है कुछ? डिस्चार्ज सिर्फ जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तब होता है उसको, डिस्चार्ज ज्यादा नहीं है। नो नो, वाइट डिस्चार्ज है क्या? कंडू है तो वाइट डिस्चार्ज भी है क्या इसे? बहुत कम है, वो बोल रही थी कि कम है, डिस्चार्ज तो नहीं है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली ना योनि कंडू में तुअरक करके एक द्रव है ना, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आपने स्फटिका ना, स्फटिका बोलते हैं उसको। नहीं, स्फटिक नहीं, आई डोंट थिंक। स्फटिक नहीं होती तुबरक। तुअरक स्फटिक बोलते हैं। अभी वो मुझे लैंग्वेज उधर उस वो लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं। वो एक अच्छा काम करेगी। फिटकरी का कभी चूर्ण जो है ना, उसका भी धावन हम लोग कर सकते हैं। इसमें कंडू में खास करना उदुम्बर का भी कषाय जो है, इसका भी धावन आप कर सकते हैं। योनि धावन करिएगा कंडू के लिए। फिटकरी आप का इसमें कैसे? चोप चिन्यादि चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत जैसे अच्छा मैं रिजल्ट वो मिलेगा। चोप स्फटिका, चिन्यादि। जी मैम फिटकरी वो स्फटिका वाला ही है मैम, स्फटिक भस्म आती है ना हमें सप्लाई में, अच्छा तो स्फटिक ठीक भस्म है। वही दी थी मैंने। अभी दी है वैसे मैंने अभी उसको। उसको हम्म, यूज कैसे करते हैं मैम? मैंने तो जैसे पानी में थोड़े, जैसे ल्यूकवार्म वाटर में 1 हाँ, चम्मच। पानी में डालकर उसको धावन के लिए दीजिएगा, धावन के लिए दीजिएगा, जी मैम चलेगा। ऐसे ही दिया है वैसे हम्म। मैंने। उसके बाद उसको और जाते जाते त्रिफला का सीड्स बाद भी लेती है ना, अगर आप उसको धावन नहीं कराना है ना, तो त्रिफला काढ़े का हाँ, आप त्रिफला अपने क्वार्ट्ज भी टब मैम में अच्छा काम करेगा ना, क्योंकि कंडू है तो सीड्स कंडू बाद तो है ही दीजिएगा, वहाँ सीड्स पे। बाद। हाँ, त्रिफला, त्रिफला के साथ और पंचवल्कल का भी है इसमें। पंच। बाकी आपको, जी जी हाँ मैम। पंचवल्कल का, या फिर नीम टर्मरिक जो भी मिलता है ना, इजी निवासा, इसका भी काढ़ा बना के आप इससे भी कर सकते हैं। दूध दे सकते हैं, या मतलब बात के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। जो भी उसको कंफर्टेबल हो आप उसको दे सकते हैं, चलेगा। इसमें और एक बताऊंगी मैं, आवाज किसी की, हरिद्रा खंड भी दे सकते हैं, आरोग्यवर्धिनी है। जी मैम आरोग्यवर्धन तो आज आरोग्यवर्धिनी दी है। धावन, चोक चीनी चूर्ण ऐड करिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी मैम ठीक है, जी चूर्ण ऐड करती हूँ मैं। हाँ, चोक चीनी आदि कल पाता है ना, वो ऐड करिएगा। किसी का माइक चालू है, और किसी को कुछ इसमें मैं डालना है? हाँ मैम मैं एक पॉइंट बोल रही थी कि मतलब मैम वो तो आपने अच्छा बताया ये सब औषधियों का। मैम मैं ये कह रही थी कि आप थोड़ा सा हाइजीन का भी देख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैम, हाँ, फीमेल पेशेंट एग्जैक्टली थोड़े से जी मैम एग्जैक्टली, अंडरगारमेंट्स वेरी वगैरह नाइस। कैसा है, अगर वो तो मैम टच धूप पॉइंट है वगैरह ही। नहीं लगा रहे हैं या फिर एक्चुअली ये ना मतलब यहाँ पे वर्ती वगैरह भी काम आती है, ये आपने अच्छा बता दिया, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, मतलब वो तो हाइजीन का पॉइंट है ही, इसीलिए तो। जी और जी फिर वो मैम। कुछ यूज वगैरह करते हैं क्या पेशेंट्स ना आजकल, वो सब राइट। एडवर्टाइजमेंट देखकर कुछ ना कुछ यूज करते हाँ रहते हाँ हैं। मैम, वो वो ये जरूरत वी नहीं है, वॉश है बिकॉज और ये है। वजाइनल, हाँ। हाँ वजाइना जो ये है ना, तो एरिया उसका अपना एक पीएच होता है, और वो वजाइना इटसेल्फ हैविंग अ, मतलब उसमें इतनी ताकत है, पावर है कि वो खुद का ख्याल रख सके, इसलिए उसको हमें ज्यादा छेड़ना नहीं है। इसके लिए उसको वहां पर हमें ज्यादा कुछ इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है ना, तो जी ये मैम, भी तो ये चीजें हिस्ट्री हैं। भी जरूरी है कि वो किस तरह के गारमेंट्स यूज कर रही है ना, थोड़ा कॉटन का, और वो ध्यान रखे और वहां पे वेट ना रहे ये भी, हाँ, क्योंकि मैम वो गारमेंट्स के छोटा बारे में बच्चा भी बता बिल्कुल रहे हैं, बोलना तो कई जरूरी बार मैम छोटे बेबी के साथ में कैसा है, फीमेल्स लोग ध्यान नहीं देती हैं उसकी तरफ ना। देती है। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, ये पॉइंट एक- हमेशा से बोलना चाहिए। मतलब सभी मैम पेशेंट्स एक को बात। ना आप थोड़ा बेझिझक ये बातें पूछिए। जी मैम यस एक यस मैम कुसुम जी, यस। इनमें एक पॉइंट जो है और मुझे देखने को मिलता है, जो वी वॉश आता है ना, वो जो हिमालय का वी वॉश आता है, उसकी लॉन्ग टर्म यूज करते हैं लोग।
मैम आजकल ना ये लोगों का ये थोड़ा सा मॉडर्न फैशन हो जरूरत गया ही है, नहीं है मतलब वेजाइनल वॉश फैशन। यूज करना मैं ना। बताऊं, मैंने हाँ देखा है, मेरे पास भी एक आया था, वो 16 साल की लड़की थी। अभी उसको क्या जरूरत है वी वॉश की, सब बताइए जी मुझे। जी जी मैम, मतलब तो एकदम मैं मुझे मना ही भी करती हूँ, मैं तो पेशेंट्स कुछ को ना जरूरत वी वॉश बिल्कुल बंद करवा देती हूँ मैं एक्चुअली जब मैम ये वो बात है। मीडिया ने उसका जरूरत इतना प्रचार कर दिया है ना, तो लोगों को लगता है कि वही हाइजीन मेंटेन कर रहा है, तो आपको यूज करना मैंडेटरी हो गया है वो। एक्चुअली बताऊं, मैं जी साबुन डेटॉल की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। कभी तो 8-15 दिन में आपको डेटॉल का भी वॉश लेना है, नहीं तो ज्यादा जरूरत है ही नहीं वहां पर जी एक्चुअली। जी बिकॉज ये बार बार बताया है ना, कई बार कई सारे इसमें बताया है कि वही इटसेल्फ उसका जो पीएच है ना, वो बैक्टीरिया आने को रोकता ही है। इसलिए उसको ज्यादा ये छेड़ने की जरूरत नहीं। ये कुछ ऐसे हो जाता है ना, तो भी होता है। कुछ और वो आपने पॉइंट, तो हाइजीन का भी, गारमेंट्स का भी, अंडर गारमेंट्स का भी ख्याल रखे वो। क्योंकि मैम लाइक वो नॉर्थ भी में एक कैसा कारण है ना, होता अभी है ना। थोड़ी ठंडी का मौसम है मैम, तो थोड़ा धूप वूप अभी निकलनी शुरू हुई है, तो कैसा है विंटर के मौसम में क्या है, लोग जैसे धूप वूप नहीं लगा ठंडू पा रहे हैं ना होता है कपड़ों के, तो मे भी शायद ऐसा कोई कपड़ों रूल को। आउट थोड़ा यस सा यस, कर लेना ड्राई है। करना चाहिए कपड़ों को, अच्छे से ड्राई करना चाहिए, खासकर अंडर गारमेंट्स को, ताकि वो एक जंतुनाशक का भी काम होगा ना वहां पर, तो वो बहुत जरूरी है। और कई बारी लाइक उसको छुपा कर सुखाना भी जरूरी नहीं है ना, इसमें वो भी एक कारण होता है। कई बारी वो अभी बोलना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल सम पीपल आर वेरी मच यूज ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस। बहुत सारे प्रैक्टिसेस ऐसे चलते हैं ना, तो वो हमें थोड़े से अवेयर करना पड़ेगा, पेशेंट्स को भी करना पड़ेगा। लाइक बाथरूम में वगैरह भी सुखाना भी एक्चुअली ये होता है, अनहाइजीनिक ही है, क्योंकि वहां पर हमेशा गिलावट रहती है ना, तो मे बी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। तो आपने एक अच्छा पॉइंट बताया, इसको भी बताइए पेशेंट को। कंडू बाकी तो कुछ नहीं है ना, ऐसे वहां पे रैशेस वगैरह है अंजू? नहीं मैम, ऐसे रैशेज वगैरह नहीं है, बस उसको खारिश की नहीं ही तो फिर वो कंडू की हो ही जाएगा, वो प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकली भी कभी कभी थोड़ा काउंसलिंग करिएगा, पूछिए उसको क्या कुछ यूज करती है क्या अलग से, वो बंद करिएगा, हो जाएगा अपने आप कम। जी और मैम। उसमें अभी जैसे मैंने बताया, वो चोप चुन्नी का ऐड करिए, चोप चुन्नी का ऐड करने का। जी मैम, बाकी तो मैंने अभी और एक वैसे। बार देख लीजिएगा आप एक बार देख लीजिएगा पूरा एरिया, दर्शन परीक्षा करिएगा। आई थिंक जी मैम। जी मैम, मैं मतलब चेक करूंगी बॉयल मैम वगैरह, डन। पिटिका वगैरह के कारण भी वो भी ठीक है मैम। ठीक चेक है मैम। करिए उसको। यस यस, दर्शन ठीक, परीक्षा। थैंक यू मैम, यस, थैंक। या मैं कुछ ऐड ओके, करना चाहूंगी डॉक्टर यस शिल्पा। कृमि किन चिकित्सा भी, कृमियों का भी ध्यान यस मैम, रखे श्योर। कंडू में, तो कृमि किन चिकित्सा का भी किसमें ध्यान दे किसमें उस मैम? पे। कंडू कंडू, में जी योनी मैम। कंडू बता रहे यस हैं। यस यस, जी, थैंक हाँ यू। ठीक है ठीक है। मैम, भी ऐड करूंगी मैं। इसमें कुछ वो भी देखिए, विरंग चूर्ण या जिस प्रकार से भी कुछ कृमि के लिए आप, या फिर धावन कर रहे तो इसमें भी नीम वगैरह का भी एडिशन कर सकती है। पेशेंट ज्यादा मीठा खाती है क्या, वो भी बताइए। मीठा खाना भी कृमि का कारण है ना, मधुर रस का सेवन वगैरह कंडू का भी कारण हो सकता है। ओवरवेट भी कारण है अधिक मात्रा में। आलस, सोना वगैरह सभी हेतु थोड़े कम करिएगा, उसको मोबिलिटी बढ़ाइएगा इसकी। जी मैम। ठीक है, और कुछ किसी को? सो आई होप आप सभी ने आज का जो सत्र था इसको अच्छे से एंजॉय किया है। आपके नॉलेज में निश्चित रूप से आप इसका प्रयोग करिएगा। जब तक हम लोग अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो ये भी नहीं दिखता। बहुत सिंपल, तो सिंपल इसमें इसका बहुत अच्छे से प्रयोग होगा। जैसे मैंने अभी ओबेकस की बात बताई। ठीक है, फिर आज के लिए रुकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्कार।